हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और ये समाजशास्त्र की कॉम्पिटिटिव सीरीज है। इसमें आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट थिंकर टीबी बाटोमोर या इन्हें फिर टॉम बाटोमोर या फिर इन्हें थॉमस बर्टन बाटोमोर भी कहते हैं, जिन्हें अगर हम लोग कहें तो सिर्फ बाटोमोर के नाम से भी जानते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जब हम थिंकर्स की बात करते हैं तो वो चाहे जिस फील्ड से जुड़े हुए सोशियोलॉजी के थिंकर्स हों, हमारे लिए उतने ही इम्पॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आखिर में टीबी बाटोमोर का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, हालांकि हम लोग को बहुत ज़्यादा डिटेल में इनके बारे में नहीं पढ़ते हैं, बट अगर आज का लेक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे तो आप लोगों को ये आश्चर्य होगा। इन्होंने इंडिया पे भी स्टडी किया था, तो इंडिया से ये जुड़े हुए रहे हैं। और अगर इनकी सबसे इम्पॉर्टेंट बुक जो कि आप सभी को पता है तो वो है सोशियोलॉजी। इसको आप लोग सोशियोलॉजी जो बुक है उसी के बारे में हम लोग खास करके टीबी बाटोमोर को जानते हैं। तो आज हम लोग इनका पर्सपेक्टिव समझेंगे, इनके क्या कंट्रीब्यूशन रहे हैं ये समझेंगे, इनकी कौन सी इम्पॉर्टेंट बुक हैं सोशियोलॉजी के फील्ड में, ये आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। ये आप लोग टीबी बाटोमोर जी का इमेज देख सकते हैं। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम लोग इनको देख लेते हैं। अच्छा, खास करके जो हमारे हिंदी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता देना चाहती हूँ कि जो टीबी बाटोमोर के बारे में मैं कंटेंट कलेक्ट कर रही थी तो मुझे हिंदी में इनके बारे में कहीं कंटेंट नहीं मिला है। जो भी कंटेंट है वो मुझे इंग्लिश में ही मिले, बट आप लोग बिल्कुल वरी नहीं होइएगा, इसको मैं हिंदी में भी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी जिससे कि आप लोग अपने नोट्स बना सकते हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये एक ऐसा लेक्चर है जिसमें कि हम लोग इनके बारे में बहुत ही एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं होगा, तो हम लोग ईजिली इनको समझ सकते हैं। इनकी कोई बहुत ही ऐसा नहीं है कि डीप कोई थ्योरी इनकी दी गई है। बस ये मैं ज़रूर कहूँगी कि जब भी टीबी बाटोमोर की बात आए तो आप लोग ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि ये एक मार्क्सवादी विचारक रहे हैं। तो ये आप लोग अपने माइंड में सेट रखेंगे तो आप लोगों को काफ़ी कुछ इनकी जो बुक्स लिखी गई हैं वो मार्क्सिस्ट जो थ्योरी है या पर्सपेक्टिव है उन्हीं पे लिखा गया है, तो इससे आप लोगों को गेस करना इजी हो जाएगा। ओके, थॉमस बर्टन बाटोमोर, टीबी बाटोमोर या फिर इन्हें टॉम बाटोमोर भी कहते हैं, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये सेम थिंकर हैं। इनका अगर हम लोग लाइफ टाइम देखें या जीवन काल देखें तो 8 अप्रैल 1920 से 9 दिसंबर 1992 तक इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था और ससेक्स इंग्लैंड में ही इनकी डेथ होती है। वाज अ ब्रिटिश मार्क्सिस्ट सोशियोलॉजिस्ट, तो ये एक ब्रिटिश सोशियोलॉजिस्ट हैं, मार्क्सिस्ट सोशियोलॉजिस्ट हैं, तो ये दोनों पॉइंट आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। बाटोमोर वाज सेक्रेटरी ऑफ द इंटरनेशनल सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन फ्रॉम 1953 टू 1959। तो 1953 से 1959 तक ये ISA अर्थात इंटरनेशनल सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन के सेक्रेटरी रहे। ही वॉज द 8th प्रेसिडेंट ऑफ ISA। टाइमलाइन जो रहा है वो 1974 टू 1978 तक इन्होंने सर्व किया था। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये ISA के प्रेसिडेंट भी रहे और ये 1974 से 1978 के बीच में रहे। ओके, ही वाज अ प्रोलिफिक एडिटर एंड ट्रांसलेटर ऑफ मार्क्सिस्ट वर्क, नोटेबली हिज कलेक्शंस पब्लिश्ड इन 1963। ये आप लोगों को जरूर याद रखना है, मार्क्स अर्ली राइटिंग्स एंड सेलेक्टेड राइटिंग्स इन सोशियोलॉजी एंड सोशल फिलॉसफी। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये इनका एक ऐसा काम है, इन्होंने ट्रांसलेट किया है, इन्होंने एडिट किया है मार्क्सिस्ट वर्क को, और जिसका नाम है मार्क्स अर्ली राइटिंग्स एंड सेलेक्टेड राइटिंग्स इन सोशियोलॉजी एंड सोशल फिलॉसफी, जो कि 1963 में पब्लिश होता है। He was reader in sociology at the London School of Economics from 1952 to 1964. He was head of the Department of Political Science, Sociology and Anthropology at Simon Fraser University, Vancouver from 1965 to 1967. तो ये सीमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी का जो डिपार्टमेंट था उसके हेड थे। ओके,
Leaving after a dispute over academic freedom, he was professor of sociology at University of Sussex from 1968 to 1985. तो 1968 से लेके 1985 तक ये यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स में प्रोफेसर रहे सोशियोलॉजी के। बोटोमोर एडिटेड एंड कंट्रीब्यूटेड टू न्यूमरस journals of sociology and political science and edited a dictionary of Marxist thought। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग नोट करिएगा। ये एडिट किया है इन्होंने किस नाम से? अ डिक्शनरी ऑफ मार्क्सिस्ट थॉट इन 1983 एंड को एडिटेड विथ विलियम आउटवेट द ब्लैकवेल डिक्शनरी ऑफ 20th सेंचुरी सोशल थॉट पब्लिश इन पॉस्थुमसली इन 1993। तो इनकी मृत्यु के बाद 1992 में इनकी डेथ हो जाती है। 1993 में ये द ब्लैकवेल डिक्शनरी ऑफ 20th सेंचुरी सोशल थॉट के नाम से पब्लिश होती है। बॉटोमोर वाज अ मेंबर ऑफ ब्रिटिश लेबर पार्टी। ओके, यहाँ पे एक बात मैं बॉटोमोर के बारे में ये बता दूं कि अगर हम क्यों जानते हैं तो सबसे पहली बात तो आप लोगों को ये समझ में आ गई कि ये मार्क्सिस्ट विचारधारा से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। तो इनकी बहुत सारी जो रचनाएं हैं या कृतियां हैं वो मार्क्सिस्ट विचारधारा से ही जुड़ी हुई हैं, अर्थात मार्क्स पे ही इन्होंने, जो मार्क्सिज्म है, मार्क्सवाद है, उसी पे इन्होंने लिखा है। अब मार्क्सवाद से चूंकि ये संबंधित हैं तो ये सोशलिज्म से भी संबंधित रहेंगे, अर्थात समाजवाद से भी संबंधित रहेंगे, क्योंकि मार्क्सवाद की जो अल्टीमेट गोल रही है वो तो सोशलिज्म ही रहा है, या ये कहें समाजवाद ही रहा है। तो ये आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। ओके, इसके अलावा इनका क्या और भी कोई कंट्रीब्यूशन रहा है तो आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि इन्होंने इलाइट वर्ग जो है, जो अभिजन वर्ग है, इलाइट क्लास पे इन्होंने अपना कुछ स्टडी है उन्होंने किया है, और उन्होंने बुक भी एक इलाइट वर्ग पे लिखी हुई है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, एजुकेशन की बात इनकी करें तो ये बीएससी किए थे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से। एमएससी इनका रहा इकोनॉमिक्स में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स 1950s। और थीसिस क्या था टाइटल का, तो ये आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट मिल रहा है, क्योंकि एग्ज़ाम में ये ज़रूर पूछ दिया जाता है कभी कभी कि ये जो थीसिस का टॉपिक रहा है ये किसका रहा है, या इस नाम से किसने अपना थीसिस लिखा था। तो ये है रिसेंट थ्योरीज ऑफ सोशल प्रोग्रेस। ये जरूर आप लोग याद रखिएगा, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। और ये किसके अंडर में, किसके सुपरविजन में किए थे, तो वो हैं मॉरिस जिन्सबर्ग। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, इनको गिन्सबर्ग दोनों नामों से जाना जाता है, जैसा हम लोग ईजिली प्रोनाउंस कर सके, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, इन्होंने कौन कौन से पोस्ट पे अपना जो कार्यभार था वो संभाला था, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। 1943 to 47 मिलिट्री सर्विस में ये थे। ओके, नेक्स्ट इनका 1951 to 52 ये रॉकफेलर फेलोशिप एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस में ये रहे। ओके, असिस्टेंट लेक्चरर 1952 में रहे, लेक्चरर जो है 1955, रीडर 1959 लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में। प्रोफेसर ये बनते हैं सिमोन फ्रेजर यूनिवर्सिटी कनाडा में 1965 to 68 तक, और अगेन प्रोफेसर यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स इंग्लैंड में 1968 to 85। तो इन्होंने कुछ पोस्ट थे जो इन्होंने हेल्ड किया था या इन्होंने अपना सर्विस दिया था, तो ये विभिन्न जो पोस्ट थे, तो आप लोगों को एटलीस्ट पता होना चाहिए। जब हम थिंकर्स के बारे में जानते हैं तो हमें ओवरऑल व्यू, उनका ओवरव्यू हमें पता होना चाहिए कि हाँ ये थिंकर ने किस फील्ड से क्या किया था। क्योंकि मैं ये आप लोगों को हर लेक्चर में बार बार जब भी मैं थिंकर्स पढ़ाती हूँ तो ये ज़रूर बताती हूँ कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को यदि हमें जानना होता है तो हमें उसके पूरे जीवन में उसने किस तरीके से अपना बचपन बिताया है, उसकी स्टडी कैसी रही, इन सारी बातों का उसके पूरे जीवन पे प्रभाव पड़ता है, तो हमें जानना ज़रूरी होता है। तो बहुत ज़्यादा हम डीप ना जानें, बट एटलीस्ट हमें जैसे ही आप लोगों को अभी आज का लेक्चर सुनने के बाद टी.बी. बॉटोमोर के बारे में जब भी आप लोग कहीं भी सुनेंगे, इतना ज़रूर माइंड में सेट होगा कि ये एक मार्क्सिस्ट जो सोशोलॉजिस्ट है या मार्क्सिस्ट विचारधारा से ये जुड़े हुए थिंकर रहे हैं। ओके,
ये कंटेंट जो है वो हमें आईएसए की जो वेबसाइट है वहाँ से मिली। इसका मीन्स ये है कि जो इंटरनेशनल सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन है उसकी जो वेबसाइट है वहाँ से मुझे ये कंटेंट मिला। तो मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों के साथ इसको डिस्कस करना चाहिए। तो हम लोग देख लेते हैं आईएसए एंड इंटेलेक्चुअल कैरियर के अंतर्गत टीबी बॉटोमोर के बारे में ये कुछ आर्टिकल लिखा गया है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। बॉटोमोर ऑलवेज हैड स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल इंटरेस्ट। तो इनका काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल इंटरेस्ट जो था या रुझान था काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। दो हिज पॉलिटिकल एक्टिविटी वॉज मेनली ऑन द इंटेलेक्चुअल फ्रंट। एज अ यंग मैन ही वॉज ब्रीफली अ मेंबर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कम्युनिस्ट पार्टी से ये जुड़े हुए थे, तो इसीलिए आजीवन इनके पे इस पार्टी का या इस जो विचारधारा है उसका प्रभाव भी दिखाई देता है। एंड फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ वाज पॉलिटिकली कमिटेड टू सोशलिज्म। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मार्क्सिज्म सोशलिज्म दोनों की बात आती है। तो जहाँ पे मार्क्सिज्म होगा वहाँ पे हमें सोशलिज्म भी देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ही आइडेंटिफाइड हिमसेल्फ एज अ मार्क्सिस्ट। यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि अगर कभी एग्जाम में ऐसा पूछ दिया जाए कि क्या टीबी बॉटोमोर थे ये जो उन्होंने अपने आप को एक मार्क्सिस्ट माना था या नहीं माना था, तो आप लोग यहाँ क्लियरली देख सकते हैं ही आइडेंटिफाइड हिमसेल्फ एज अ मार्क्सिस्ट दो अ क्रिटिकल वन हु रिजेक्टेड सम sectarian position. He evaluated some parts of Marx's work much more highly than others and was particularly attracted to the approach of the Austro-Marxist. तो ये आप लोगों को एक नया नाम सुनने को मिल रहा है। ये जो टीबी बॉटोमोर थे वो सबसे ज़्यादा आखिर में किस अप्रोच की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड थे, तो मार्क्सिज्म के बजाय आस्ट्रो मार्क्सिस्ट विचारधारा जो कहें उसके तरफ ही इनका ज़्यादा रुझान रहा या इंटरेस्ट रहा। अभी हम लोग इसको समझ लेंगे कि आस्ट्रो मार्क्सिस्ट क्या होता है। अभी हम लोग नेक्स्ट जो स्लाइड है उस पर डिस्कस कर लेंगे, लेकिन पहले इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। हिज टाइम इन पेरिस पार्टिसिपेटिंग इन फ्रेंच डिस्कशंस वाज इम्पॉर्टेंट इन deepening his knowledge and led to his co-editorship of a selection of Marx writing. बॉटोमोर एंड रूबेल 1956। ये बॉटोमोर और रूबेल ने मिलके को एडिट भी किया था। ओके, विच ड्रू अटेंशन टू सम लेसर नोन एस्पेक्ट्स ऑफ मार्क्स थॉट एंड अराउज्ड कंसिडरेबल इंटरेस्ट। तो ये जो रूबेल हैं और बॉटोमोर हैं इन्होंने भी जो मार्क्स के कुछ एक और भी जो हम बोले एस्पेक्ट्स रहे उस पर इन्होंने काम किया था या कुछ लेखन कार्य किया है। ओके, यहाँ पे अब हम लोग ये देख लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं, चूँकि आप लोगों को ये न्यू टर्म मिला होगा आस्ट्रो मार्क्सिज्म क्या होता है, इसको हम लोग थोड़ा समझेंगे। आल्सो स्टाइलाइज्ड एज आस्ट्रो मार्क्सिज्म was a Marxist theoretical current led by Victor Adler, Otto Bauer, Karl Renner, Max Adler and Rudolf Hilferding। तो यहाँ पे जो ये इतने विचारकों के नाम आप लोगों को दिख रहा है ये आप लोग ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी नेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं या कुछ जो हायर के एग्ज़ाम होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह के एग्ज़ाम होते हैं, तो आप सभी को पता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि आस्ट्रो मार्क्सिज्म भी एक विचारधारा रही है और उससे संबंधित कुछ थिंकर्स हैं जो कौन से हैं, जैसे कि अभी हम लोग फ्रैंकफर्ट स्कूल की बात करते हैं तो फ्रैंकफर्ट स्कूल से संबंधित अडार्नो हैं, होखाइमर हैं, इस टाइप के थिंकर्स आते हैं। तो उसी तरीके से आस्ट्रो मार्क्सिज्म जो है इससे जुड़े हुए जो थिंकर्स हैं उनके नाम आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। मेंबर्स ऑफ अ सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी ऑफ ऑस्ट्रिया इन ऑस्ट्रिया हंगरी। तो ये ऑस्ट्रिया से संबंधित कुछ थिंकर्स की विचारधारा रहे हैं जो कि आस्ट्रो मार्क्सिज्म विचारधारा के अंतर्गत आते हैं। And the first Austrian Republic and later supported by the Austrian-born revolutionary and assassin of the imperial minister president Kurt von Stuck
Frederick Adler. It is known for its theory of nationality and nationalism and its attempt to conciliate it with socialism in the empirical context. तो empirical context, empirical means जिसको हम समझ सकते हैं या ये कहें कि बौद्धिक स्तर पे हम जिसको समझते हैं, जिसको अनुभव करते हैं, तो उसी को हम empirical कहते हैं. तो ये है imperial context में हम किस प्रकार से जो मार्क्सिस्ट विचारधारा है उसमें हम नेशनैलिटी और नेशनलिज्म को हम लेके आते हैं और एक सोशलिज्म टाइप का एक विचारधारा निकल के आता है. मोर जनरली द ऑस्ट्रो मार्क्सिस्ट स्ट्रोव टू अचीव अ सिंथेसिस बिटवीन सोशल डेमोक्रेसी एंड रिवोल्यूशनरी सोशलिज्म. तो यहाँ पे आप लोग ये समझने की कोशिश करिए कि जो मार्क्सिस्ट विचारधारा है उसमें आप लोगों को रिवोल्यूशनरी जो आइडियाज़ हैं या थॉट हैं वैसा देखने को मिलेगा. लेकिन अगर हम ऑस्ट्रो मार्क्सिस्ट की बात करें या ऑस्ट्रो मार्क्सिज्म की बात करें तो इसमें सोशल डेमोक्रेसी होता है और रिवोल्यूशनरी जो सोशलिज्म है, इन दोनों के बीच का रास्ता हमें दिखाई देता है. तो एक इसका सिंथेसिस अर्थात मिश्रण के रूप में दिखाई देता है. यूनिकली ऑस्ट्रो मार्क्सिस्ट posited that class consciousness in the working class could be achieved more organically through the maintenance ऑफ नेशनल ऑटोनॉमी. तो यहाँ पे इस विचारधारा का ऐसा मानना है कि जो क्लास कॉन्शियसनेस है यानी कि जो वर्ग की चेतना होती है उसको हम आखिर में कैसे अचीव कर सकते हैं, कैसे पा सकते हैं. तो वो ऐसा मानते हैं कि जो ऑर्गेनिकली हम इसको अचीव कर सकते हैं, कैसे, जो नेशनल ऑटोनॉमी है उसको मेंटेन करके. इन कंट्रास्ट टू द इंटरनेशनलिस्ट perspective and the notion of the party vanguard popular in orthodox Marxist circle elsewhere in यूरोप. तो ऑर्थोडॉक्स का मीन्स ये होता है कि एक जो ऐसी मानसिकता जिसको हम चीज नहीं कर सकते, एक बनी बनाई जो मानसिकता है वो हमें जो देखने को मिलती है. तो ये इनका कहने का अर्थ ये है जो ऑस्ट्रो मार्क्सिज्म जो विचारधारा है वो ऐसा मानते हैं कि हमें इन दोनों के बीच का यानी कि जो एक नॉर्मल विचारधारा हमको सोशलिज्म का दिखता है या एक सोशल डेमोक्रेसी का हम ये बोलें और एक इवोल्यूशनरी जो विचारधारा दिखती है, क्रांतिकारी विचारधारा दिखती है, इन दोनों के बीच का हमें रास्ता निकालना होगा. ये ऐसा ऑस्ट्रो मार्क्सिज्म की विचारधारा कहती है. तो ये आप लोगों को मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें ये निकल के आता है कि ऑस्ट्रो मार्क्सिज्म क्या है और इससे संबंधित जो हैं वो कौन कौन से थिंकर्स हैं वो ज़रूर आप लोग नोट कर लीजिएगा. एमॉन्ग हिज इंटेलेक्चुअल early works were, in addition to his textbook, 2 books of a high intellectual standard, though written for a student audience, क्लासेस इन मॉडर्न सोसाइटी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक, आप लोग ज़रूर नोट करिएगा. 1955 एंड इलाइट्स एंड सोसाइटी 1964. तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया कि इन्होंने इलाइट पे भी अपना वर्क किया है और ये बुक का नाम है इलाइट्स एंड सोसाइटी. तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये 1964 में पब्लिश हुई थी. His 1969 book on radical thought in North America, much in tune with the temper of the time, was a fruit of his years in कनाडा. तो जब भी हम कोई भी बुक लिखते हैं या कोई भी लेख लिखते हैं, अगर उस समय की मांग होती है या उस समय का डिमांड होता है तो वो ज़्यादा ये कहें कि इम्प्रेसिव होता है, उस वर्क को ज़्यादा सराहा जाता है. As a graduate student at LSE, Baltimore was working with Morris Ginsburg and David Glass. तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, डेविड ग्लास और मॉरिस जिन्सबर्ग से संबंधित ये रहे हैं या इनका प्रभाव भी इनके ऊपर पड़ा है. who were both heavily involved in founding period of the ISA अर्थात International Sociological Association. Ginsburg was one of its 2 first vice presidents and Glass played a key role in the one original research committee, while their colleague T.H. Marshall, later himself president of ISA, played several roles in UNESCO. So Baltimore must have heard a lot about it.
His research time in Paris also meant that he met French sociologists with leading roles in ISA, including Georges Friedman, प्रेसिडेंट जो कि 1956 में रहे, रेमंड आरान, आप लोग सारे नाम पता है आप लोगों को, वाइस प्रेसिडेंट ये रहे, और अलेन टूरेन ये वाइस प्रेसिडेंट 1974 में रहे. ओके. As a result, he offered a paper at the First World Congress as well as later one, as well as participating in the research group on stratification अर्थात स्तरीकरण and made numbers of foreign sociological contacts. When the LSE gained funds which made more of his accommodation available, it was able to offer to house the second secretariat, and Baltimore agreed to take on the task of executive secretary, the good French and German that he had acquired through war service and research in Paris, plus his experience in India. ये आप लोगों का एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट होता है कि ये इन्होंने इंडिया में भी आके कुछ स्टडी अपने किए थे. वर एडिशनल क्वालिफिकेशन फॉर द जॉब. इट वाज फॉर यूनेस्को कमीशन टू ISA दैट ही wrote his well-known introductory textbook Sociology. ये आप सभी को पता है. 1962 designed to provide an introduction suitable for Indian students. He had visited India again for sociological purpose before that and met many Indian sociologists. तो ये अगेन ये फिर से इंडिया आते हैं, यहाँ पे इन्होंने कुछ और स्टडी किया. Some of what he learned there is shown in paper he gave at 1961 conference on sociology in Asia. तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है. इन्होंने एक कॉन्फ्रेंस में अपने एक स्पीच दिया था. ये बोले कि कॉन्फ्रेंस में इनका एक ये लेक्चर रहा ऑर्गेनाइज्ड बाय द BSA. तो ये बॉटोमोर के ही अपने खुद के शब्द हैं. ओके. इनके कुछ इम्पॉर्टेंट जो बुक्स हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे. तो आप लोगों को ये पूरा याद करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट मैं बुक्स का नाम लूँगी और किस ईयर में पब्लिश हुआ है ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है. तो इनके इम्पॉर्टेंट जो बुक्स हैं वो भी मैं आप लोगों को गाइड कर दूँगी. क्लासेस इन मॉडर्न सोसाइटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक है. मार्क्स सेलेक्टेड राइटिंग्स इन सोशियोलॉजी एंड सोशल फिलॉसफी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक है इनकी. ओके. सॉरी. ये बुक जो है ये बार बार इवन हम लोग इस बुक को पढ़ते भी हैं. सोशियोलॉजी अ गाइड टू प्रॉब्लम्स एंड लिटरेचर, इसका बार बार जिक्र होता है. टीबी बॉटोमोर की बुक. अर्ली राइटिंग्स ऑन ऑफ कार्ल मार्क्स, तो आप लोग देख सकते हैं कार्ल मार्क्स पे इन्होंने कितनी सारी बुक्स लिखी है. इलाइट्स एंड सोसाइटी ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. क्रिटिक्स ऑफ सोसाइटी, रेडिकल थॉट इन नॉर्थ अमेरिका, तो ये आप लोग एक इम्पॉर्टेंट बुक है टीबी बॉटोमोर से जो कि आप लोगों को याद रखना है. कार्ल मार्क्स करके इन्होंने 2 बुक लिखा है यहाँ पे 1956 और 1973 में, तो इसको इन्होंने एडिट किया है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा. ओके. सोशियोलॉजी एज सोशल क्रिटिसिज्म, ये इनकी एक इम्पॉर्टेंट बुक है. मार्क्सिस्ट सोशियोलॉजी और हिस्ट्री ऑफ सोशियोलॉजिकल एनालिसिस, एडिटर विथ रॉबर्ट निस्बेट, तो रॉबर्ट निस्बेट के साथ इन्होंने इस बुक को एडिट किया था. मॉडर्न इंटरप्रिटेशन ऑफ मार्क्स, ये एक इनकी इम्पॉर्टेंट बुक है, ये भी ज़रूर आप लोग याद रखिएगा. ओके. जॉर्ज सिमल, द फिलॉसफी ऑफ मनी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक. इसको इन्होंने ट्रांसलेट किया था विद डेविड फ्रिस्बाई, जो भी आप लोग इसको ईजिली प्रोनाउंस कर सकें, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो वेस्टर्न थिंकर्स हैं उनके नाम कुछ अलग तरीके से लिखे गए रहते हैं, लेकिन उनको प्रोनाउंस किसी और तरीके से किया जाता है. तो आप लोग फ्रिस्बाई या फ्रिस्बी, जिस नेम से आप लोगों को लगे, जस्ट आप लोगों को एटलीस्ट याद रखना है. ओके. और डिक्शनरी ऑफ मार्क्सिस्ट थॉट, इसको भी इन्होंने एडिट किया था. सोशियोलॉजी एंड सोशलिज्म, ये इनकी एक इम्पॉर्टेंट बुक है जो कि आप लोग याद रखिएगा. थ्योरीज ऑफ मॉडर्न कैपिटलिज्म, तो इन्होंने पूंजीवाद पे, जो आधुनिक पूंजीवाद है उस पर भी इनका स्टडी रहा है, उस पर भी इन्होंने बुक्स लिखे हैं. इंटरप्रिटेशन ऑफ मार्क्स,
तो इसको भी इन्होंने एडिट किया था, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, कुछ और बुक्स हम लोग देख लेते हैं। द कैपिटलिस्ट क्लास एंड इंटरनेशनल स्टडी, ये जो है वो रॉबर्ट जे ब्रैम के साथ इन्होंने स्टडी किया था, तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसको लिखा है इन्होंने द कैपिटलिस्ट क्लास एंड इंटरनेशनल स्टडी। ओके, द सोशलिस्ट इकोनॉमी थ्योरी एंड प्रैक्टिस, ये 1990 में लिखा गया है। बिटवीन मार्जिनलिज्म एंड मार्क्सिज्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक, थोड़ा डिफरेंट बुक भी है, इसलिए आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। द इकोनॉमिक सोशोलॉजी ऑफ जे स्कैम्प्टर कि ये इकोनॉमिक सोशोलॉजी जो है जे स्कैम्प्टर की, उसके बारे में इन्होंने लिखा है, किस नाम से, बिटवीन मार्जिनलिज्म एंड मार्क्सिज्म। और लास्टली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक द फ्रैंकफर्ट स्कूल, ये आप लोग जानते हैं कि जो मार्क्सिस्ट विचारधारा है उसका यहाँ पे गढ़ माना जाता है। फ्रैंकफर्ट स्कूल जो है वो मार्क्सिस्ट विचारधारा के लिए ही जानी जाती है जर्मनी में, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि इन्होंने द फ्रैंकफर्ट स्कूल के नाम से एक बुक ही लिखी है। कुछ हम लोग फ्रंट पेज कवर देख लेंगे बुक्स के, जिससे कि आप लोगों के माइंड में ये छप जाए, माइंड में सेट हो जाए कि हाँ ये बुक जो है वो टी.बी. बॉटोमोर की है। तो क्लासेस इन मॉडर्न सोसाइटी, ये आप लोग देख सकते हैं। सोशियोलॉजी अ गाइड टू प्रॉब्लम्स एंड लिटरेचर, इलाइट्स एंड सोसाइटी, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, मार्क्सिस्ट सोशियोलॉजी, द फ्रैंकफर्ट स्कूल। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास, ये हम लोग आई थिंक डिस्कस नहीं किए हैं, आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। ओके, सोशियोलॉजी एंड सोशलिज्म, क्रिटिक्स ऑफ सोसाइटी, ये टी.बी. बॉटोमोर की बुक है। ओके, नेक्स्ट बुक हम लोग देखते हैं सोशियोलॉजी एज सोशल क्रिटिसिज्म एंड लास्ट बुक थ्योरीज ऑफ मॉडर्न कैपिटलिज्म। तो दोस्तों आज हम लोग टी.बी. बॉटोमोर के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन बोलें या ये कहें कि एक लेक्चर बहुत ही छोटा है, लेकिन इसमें हम लोग टी.बी. बॉटोमोर के बारे में लगभग सब कुछ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जो भी अगर कोई भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन टी.बी. बॉटोमोर से आएगा तो आई थिंक इससे बाहर तो कहीं नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इनका पूरा ओवरव्यू क्या है वो हम लोगों ने समझ लिया है, किस विचारधारा से ये आते हैं, इनकी इम्पॉर्टेंट बुक्स कौन सी रही हैं। तो ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इनका एमएससी का थीसिस का टॉपिक क्या रहा वो भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इनके कौन सुपरवाइज़र थे वो भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। मॉरिस जिन्सबर्ग का नाम आया था। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। और मैं बार बार कहती हूँ कि जब हम लोग मैं भी अपने आप को एक सोशियोलॉजी की स्टूडेंट मानती हूँ, तो जब हम लोग सोशियोलॉजी को पढ़ते हैं तो हमें अच्छे से पढ़ना चाहिए और इनके जो भी थिंकर्स हैं इनके बारे में हमें अच्छे से पता होना चाहिए। क्योंकि अगर हम लोग एक सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो जितने सोशियोलॉजिस्ट हैं ये हमारे फैमिली मेम्बर जैसे हैं, और हमको इन सभी के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए कि हाँ ये सारे लोग सोशियोलॉजी में क्या कंट्रीब्यूशन दिए हैं। तो इसलिए आप लोग इनको एक थिंकर समझ के नहीं पढ़िए, बल्कि ये सोचिए कि जिस सब्जेक्ट को हम पढ़ रहे हैं, जिस सब्जेक्ट को हम तैयार कर रहे हैं, ये उसी परिवार के एक पहले के मेंबर हैं, उनका अपना कंट्रीब्यूशन है, उनका अपना योगदान है, जिसको हम लोग आज समझ रहे हैं। तो इस तरीके से यदि आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को कभी भी बोरियत नहीं फील होगा। आप लोगों को कभी ऐसा नहीं लगेगा कि ये थिंकर जो हैं वो बहुत लेंदी हैं, इनके कॉन्सेप्ट्स बहुत लेंदी हैं। तो इस तरीके की कुछ भी आप लोगों के अंदर फीलिंग नहीं आएगी। तो आई होप कि आज का लेक्चर जो है वो आप लोगों के जो भी आगामी परीक्षाएँ आने वाली हैं उसके लिए काफ़ी कुछ हेल्प करेगा। और दोस्तों यदि आप लोगों को मेरे लेक्चर्स पसंद आते हैं, मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, तो आप लोग लाइक किया करिए, कमेंट करके हमें बताया करिए, अपने दोस्तों में शेयर किया करिए। धन्यवाद।